इंटेग्रल एलिमेंट होता है, जी। लेकिन इसका कन्वर्स मे और मे नॉट भी ट्रू, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो और अच्छा, अगर इसको मजीद जो है सोफिस्टिकेटेड वे में एक्सप्लेन किया जाए तो क्या, कैसे इसको करेंगे आप? आपने जो बात बोली है कि हर अलजेब्राइक इंटीजर जो है वो इंटेग्रल एलिमेंट होता है लेकिन कन्वर्स टू नहीं, इस बात का मतलब यहाँ से ये हुआ कि जो अलजेब्राइक इंटीजर है वो इंटेग्रल एलिमेंट का एक पर्टिकुलर केस है। जी सर। ठीक है। तो मजीद इसको एक्सप्लेन करना तो ये, यानी कि ये कौन सा केस है, क्या कंडीशन हम पुट करें इंटेग्रल एलिमेंट पर कि वो अलजेब्राइक एलिमेंट बन जाए? सर ये इंटीग्रल ओवर जी होता है सर। क्या इंटीग्रल ओवर का क्या मतलब है इसका? हाँ जी। कि हम क्या पर्टिकुलर, वो कौन सी कंडीशन है जो पर्टिकुलर हम पुट करें तो इंटीग्रल एलिमेंट जो है वो अलजेब्राइक इंटीजर बन जाता है? आप ये इंटीग्रल ओवर रिया ठीक है बात, लेकिन इस बात को जरा मजीद एक्सप्लेन कर, इस बात का मतलब क्या है? सर अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, अगर वो जो जी के अंदर हमें एक मोनिक पॉलिनोमियल मिल जाती है, जो नहीं, कि वो उस वो तो डेफिनेशन आप बता रहे हैं ना, मैं तो कंडीशन पूछ रहा हूँ। तो ये कंडीशन हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ी है अलजेब्राइक इंटीजर के, कि वो कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन है जो हम पुट करें तो इंटीग्रल एलिमेंट की डेफिनेशन जो है वो अलजेब्राइक इंटीजर की डेफिनेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सर ए इज फील्ड। ए इज फील्ड। हाँ जी। अच्छा, अलजेब्राइक इंटीजर की डेफिनेशन बताएं क्या है? सर ए और बी दो सर a इंटीजर्स। complex number which is integral over z is called हाँ, तो इस डेफिनेशन को देखते हुए मुझे बताएं कि वो हम क्या पर्टिकुलर कर रहे हैं, किन चीज़ों को पर्टिकुलर कर रहे हैं? सर एक तो कम्प्लेक्स नंबर जो इंटीग्रल हो ओवर जी के। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि हम जो अलजेब्राइक जो इंटीग्रल एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन में क्या कंडीशंस पुट कर रहे हैं? हाँ जी। हम अलजेब्राइक इंटीजर में इंटीग्रल एलिमेंट में वो क्या आपने खुद डेफिनेशन बोली है, उसमें खुद ही बोल रहे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे। सर जब हम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, काइंडली आप just हाँ, बता। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल एलिमेंट जब हम डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या डेफिनेशन क्या इंटीग्रल एलिमेंट की? इंटीग्रल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? सर ए और बी अगर दो इंटीग्रल डोमेन हम लेते हैं और ए कंटेन करता है बी में, हम्म। then तो बी में से स्मॉल बी बिलोंग टू बी is said to be integral over a if it satisfies the monic polynomial हम्म। ओवर over a। ओवर ए। आप मुझे बताएं, इस डेफिनेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि अलजेब्राइक एलिमेंट, अलजेब्राइक इंटीजर जो है वो इंटीग्रल एलिमेंट का पर्टिकुलर केस है इस, ठीक है, इस बात का मतलब बेसिकली ये है कि इंटीग्रल एलिमेंट में कोई चीज़ें हम फिक्स कर दें तो कंडीशन पुट करेंगे तो वहां से हमें अलजेब्राइक इंटीजर की डेफिनेशन बन जाएगी।
ठीक है। समझ आ रही सर है बात को? सर ए को फिक्स कर रहे हैं हम, ए को हम कहते हैं कि अगर वो जी हुआ, इंटीजर हाँ हुआ, तो सेट ऑफ ए, इसका मतलब ए अगर हम क्या लें, जो जी ले लें, जी ले लें और बस, और जो एलिमेंट ले रहे हैं बी वो कॉम्प्लेक्स हो, बी में सी से जो जो है वो कॉम्प्लेक्स हम है। क्या ले रहे हैं, वो सी ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन पुट कर दें, आप देखें इंटीग्रल एलिमेंट में कोई भी दो इंटीग्रल डोमेन्स हो सकते हैं। जी सर। ए कोई भी इंटीग्रल डोमेन हो सकती है, बी कोई भी इंटीग्रल डोमेन हो सकती है। लेकिन अगर हम वो इंटीग्रल डोमेन फिक्स कर दें, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल डोमेन ले लें, कौन सी ले लें, ए हम जी ले लें, ठीक है, रिंग ऑफ यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि एक इंटीग्रल डोमेन है, और बी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। तो इस सूरत में अगर वो डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है तो उसे हम अलजेब्राइक इंटीजर कहते हैं। और आप डेफिनेशन में खुद कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इंटीग्रल ओवर जी। तो अगर इस जी डेफिनेशन सर। को कंपेयर करके देखें तो यही तो हम कर रहे हैं कि हम ए जी को सर। फिक्स कर रहे हैं और बी को फिक्स कर रहे हैं। जी सर। अब क्वेश्चन की समझ आई है वो पूछ क्या रहा था? जी सर। अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अब एक तो उसमें कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, और मुझे जरा फ्रैंकली बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो फिर आगे भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, और अगर यहाँ सब तक समझ आ गई है तो फिर आगे हम चल सकते हैं, तो आपको समझ भी आएगी बात की। ठीक है, तो इसलिए जिसको जो इश्यूज हैं तो 1 मिनट है वो सोच ले। ठीक है, तो 1 मिनट में मैं जरा एक, सर मैं कोई भी आगे किसी टॉपिक की मैंने एग्जांपल देनी हो तो उन्हीं इंटीग्रल डोमेन में से मैं कोई इंटीग्रल डोमेन चूज करूँ। अगर कोई नहीं चूज करूंगा मजीद तो फिर उसको मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा। लेकिन ये जो है हमारे पास बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन, अच्छा मुझे जरा याद करवाएंगे विदाउट जीरो डिवाइजर। सर दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट इसमें हमेशा नॉन जीरो होगा, या जी सर। जब भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो हुई तो कम से कम एक जीरो जरूर होगा। ठीक है जी सर। जी, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 1 यही जो हम अभी यूज किया काफी दफा हमने, वो है जी। ठीक है, यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये भी हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन होती है। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये भी एक हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। ये वो दो सेट हैं जो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेल नाउन सेट्स हैं। ठीक है, तो इनको डील करते हुए हमें कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन हैं। तो क्यों इंटीग्रल डोमेन है? क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैं और इनमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता है। क्लियर है ना ये फर्स्ट एग्जांपल? जी सर क्लियर है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, ये हमारे पास जी एन है। जी एन के बारे में आप जानते हैं ना, जी एन क्या है? जी सर ये नहीं होता है इंटीग्रल ठीक में। है, जी एन इज एन इंटीग्रल डोमेन if and only if n is a prime number। ठीक है, जी सर। यानी कि इन जनरल ये नहीं होता है, अगर n प्राइम होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर n प्राइम नहीं होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन जी नहीं सर। होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जी मैं जी2 ले लूं, मैं जी3 ले लूं, मैं जी5 ले लूं, तो इन केसेस में देखें
ये इन तीनों एग्जांपल्स में 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो ये इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दी सेकंड जो हमारा एग्जांपल का आर्गुमेंट है उसके मुताबिक ये फिर इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, और अगर मैं Z4 ले लूं या मैं Z6 ले लूं, तो आप देखें ना 4 इंटीग्रल डोमेन है, ना 4 प्राइम नंबर है, ना 6 प्राइम नंबर है। और अगर ये प्राइम नंबर्स नहीं है तो इनके अंदर जीरो डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, और जीरो Yes. डिवाइजर्स हैं तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं। तो इसका मतलब Zn के केस में बड़ा इजी है ये चेक करके बताना कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं होगा। जस्ट आप n चेक करें, n के n अगर प्राइम है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगी, अगर n प्राइम नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। ठीक है ये बात। जी सर। ये थर्ड एग्जांपल है, every field is an integral domain but a converse may not be true। जी फील्ड क्या होती है पहले ये बताएं मुझे। हाँ जी, फील्ड के बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा था, उसका क्या मतलब है। सर ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। इस डेफिनेशन में एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको करेक्ट करें। Sir, abelian group with respect to addition and multiplication or साथ distributive law। आपकी आवाज बहुत कम रही है। अबीलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जी सर। और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, बिलियन नहीं होता। अंडर मल्टीप्लिकेशन अबीलियन नहीं होता। अच्छा, पूरी डेफिनेशन बताया ना मुझे क्या। मुझे बताएगा कोई या नहीं बताएगा। सर abelian ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन पहले इस भाई ने बताई है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है ये इसको करेक्ट करके बताएं। हाँ जी, इस डेफिनेशन में क्या मिस्टेक है। सर नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो abelian ग्रुप बनाते हैं अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो डेफिनेशन कुछ यूं है कि ये सेट जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, और सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, यानी कि जो अगर जो भी सेट ले रहे हैं उसके उसमें से जीरो एलिमेंट निकाल दें, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स बचेंगे वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, जब भी ये फील्ड की डेफिनेशन बोलें तो ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन ये किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब वो ये हमेशा गलती ये करता है।
और दूसरे ने यही चेक करना होता है कि ये सही डेफिनेशन बताता है या नहीं बताता। अच्छा, एक बात की दूसरी, मैंने ये डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिंग भी आपको बताई हुई है। इन टर्म्स ऑफ रिंग इसकी क्या डेफिनेशन मैंने की थी, याद है ना आपको, जब मैंने एडिशनल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की थी रिंग की। एडिशनल प्रॉपर्टीज का याद है जब हमने रिंग की डिस्कस की थी? सर रिंग की प्रॉपर्टीज तो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की थी, वहां पे मैंने फील्ड की डेफिनेशन भी की थी। हेलो, जी सर। आपको याद है कि एडिशनल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी? सर रिंग की डेफिनेशन में तो 3 प्रॉपर्टीज थी, बिलियन, सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं यार एडिशनल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, तुम रिंग की डेफिनेशन की बात कर रहे हो। रिंग की डेफिनेशन के नहीं बाद सर, मैंने कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। हाँ जी, की थी या नहीं की थी, ये बताएं। क्या हमने ये बात डिस्कस की थी, ये कम्यूटेटिव कब होगा, ये रिंग विद यूनिटरी कब होगा, इस तरह की कुछ बातें की थी या नहीं की थी? नो सर। तो ये कैसे हो सकता है? की थी। सर आपने 3 टाइप्स बताई थी इसकी, कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटरी रिंग और डिवीजन रिंग। हाँ जी, डिवीजन रिंग। और अगर आप फील्ड देखें, फील्ड की डेफिनेशन जो अभी हमने की है, अगर उसको देखें तो ये कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होता है। ठीक है, अगर आप ये, जब मैं कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग का वर्ड यूज करता हूँ तो एग्जैक्टली वही सारी प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड करते हैं जो कि अभी हमने बोल दिया कि ये अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप होगा, और नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करेंगे। यानी कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग क्या है, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है जिसके हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जरा ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा। और एग्जांपल के तौर पे कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर आप देखें जो हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है या सेट ऑफ हमारे पास रियल नंबर है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारी के सारी ये तीनों फील्ड हैं, आर फील्ड्स। और अगर ये फील्ड्स हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट therefore these are integral domain। मेरी यहाँ तक बात ठीक है ये? क्योंकि अब ये पॉइंट डिस्कस करें, क्लेम भी हम करें कि हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। ठीक है, तो क्यू आर और सी अगर आप चेक करें तो ये फील्ड बनाती हैं, ये फील्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं। और जब भी हम किसी सेट को कहेंगे कि ये फील्ड है तो हर फील्ड ऑटोमेटिकली इंटीग्रल डोमेन होती है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, कन्वर्स ट्रू ना होने का मतलब क्या है कि हर इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जी है, ये इंटीग्रल डोमेन है, बट नॉट ए फील्ड।
क्योंकि इस अगर आप चेक करें तो इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 ले लूं तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 बनता है और 1/3 जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 3 है आपका। और ये क्लियर है ये पॉइंट? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इन फ्यूचर में जब भी वर्ड यूज करूंगा फील्ड का, तो सबसे पहले तो आपको फील्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, रिंग के साथ इसका कनेक्शन क्या है वो भी पता होना चाहिए। याद रखिएगा फील्ड जो है वो रिंग का एक पर्टिकुलर केस है। ठीक है, और दूसरी बात जो है ये याद रखिएगा कि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। जब भी फील्ड का वर्ड यूज करूंगा तो फील्ड का पता होना चाहिए वो है क्या, और दूसरी बात कि ऑटोमेटिकली वो इंटीग्रल डोमेन भी होगी। क्यों इंटीग्रल डोमेन क्या होती है वो ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 बेसिकली। If D is an integral domain, then D of X is also an integral domain. हाँ जी, इस बात का मतलब समझा सकते हैं इसका मतलब क्या है जो पॉइंट नंबर 4 मैंने लिखा है। ये डी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? क्योंकि डी ऑफ एक्स क्या हमारे पास? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। हाँ जी, डी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? सर ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हाँ जी, ये with सेट ऑफ coefficient ऑल from the पॉलिनोमियल्स हैं विद with coefficient कोफिशिएंट from the फ्रॉम विद d। कोफिशिएंट फ्रॉम। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स लें जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके कोफिशिएंट एक इंटीग्रल डोमेन में से हों, तो वो जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो भी खुद क्या होगा, वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं सेट बैक स्लैश जी ऑफ एक्स, तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं और वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं। और सेट ऑफ इंटीजर हमें पता ही है कि इंटीग्रल डोमेन है, ये हमने अभी एग्जांपल नंबर 1 में पढ़ा है। सेट ऑफ इंटीजर अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इससे बनने वाला जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल होगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 4 ये भी इंटीग्रल डोमेन होगी, इज एन इंटीग्रल डोमेन। और अगर मैं ले लूं Z4 ऑफ एक्स, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये इंटीग्रल डोमेन होगी या नहीं होगी? नो सर, क्यों इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी? क्योंकि सर Z4 खुद इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्योंकि Z4 खुद इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपने किसी सेट ऑफ पॉलिनोमियल को चेक करना है कि वो इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, तो जस्ट ये चेक कर लें कि उसके कोफिशिएंट इंटीग्रल डोमेन में से हैं या नहीं है। अगर उसके कोफिशिएंट इंटीग्रल डोमेन में से होंगे तो वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल भी इंटीग्रल डोमेन होगा, और अगर उसके कोफिशिएंट इंटीग्रल डोमेन में से नहीं होंगे तो फिर वो सेट ऑफ पॉलिनोमियल भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। हाँ जी, क्लियर होगी बात ये भी? जी जी सर क्लियर है। अच्छा जरा 5 देखिएगा।
Point number 5. Let M is a square-free integer. हाँ जी, M is a square-free integer का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, M is a square-free integer. सर मतलब ऐसा इंटीजर जो खुद किसी का भी स्केयर नहीं है, For example, जैसे 7, 3। ऐसा 6. जी सर। 6 जो है वो स्क्वेयर-फ्री है या नहीं है? हाँ जी, 6 स्क्वेयर-फ्री है या नहीं है? सर इस हिसाब से तो नहीं है। 12. कि 12 स्क्वेयर-फ्री है या नहीं है? बहुत लेट रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। सर ये फर्स्ट टाइम लफ्ज सुना है सर, स्केयर फ्री वाला। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चुप करके बैठे रहे। स्क्वेयर फ्री इंटीजर कैसे किसे कहते हैं? उस इंटीजर की आप प्राइम डिकम्पोजिशन करें, ठीक है, और प्राइम डिकम्पोजिशन उसकी करेंगे, उसमें अगर एक भी इंटीजर ऐसा आ गया जिसका स्क्वेयर या उससे बड़ी पावर होगी तो वो स्क्वेयर फ्री नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 12 जो है ये स्क्वेयर फ्री नहीं है, क्योंकि 12 का आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12 को? 2 स्क्वेयर इंटू 3 लिख सकते हैं अगर इसकी जी सर। प्राइम डिकम्पोजिशन करें तो। इसका मतलब इसमें स्क्वेयर आ रहा है इंटीजर में, ये स्क्वेयर फ्री नहीं है। 6 स्क्वेयर फ्री है, क्योंकि स्क्वेयर की 6 की अगर प्राइम डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये 2 इंटू 3 बनता है। इसमें देखिए किसी भी इंटीजर का स्क्वेयर नहीं आ रहा, जी सर। ठीक है। तो स्क्वेयर फ्री इंटीजर ये है कि उसकी प्राइम डिकम्पोजिशन बनाएं, अगर उसमें किसी भी एक प्राइम नंबर का स्क्वेयर या उससे बड़ी पावर आ रही होगी तो वो स्क्वेयर फ्री नहीं होगा, और अगर सबकी जो है वो पावर 1 आ रही होगी तो वो स्क्वेयर फ्री होगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है। ठीक है जी। देन मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, तो सेट है दैट्स v ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m, ठीक है। ये नोटेशन है उस सेट की। तो इस सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये सेट होगा क्या? ये सेट है a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m। याद रखिएगा m जो है यहाँ पे स्क्वायर फ्री इंटीजर है, ठीक है, सच दैट a एंड b इन z, और जो a b आएंगे ये हमारे पास इंटीजर्स आएंगे, ठीक है, इज एन इंटेग्रल डोमेन। तो ये जो सेट बनेगा ये भी हमारे पास एक इंटेग्रल डोमेन होगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी सेट की जो डेफिनेशन? ये सेट की डेफिनेशन क्लियर है? जी सर। ये 6 देखें, ये 6 ये है let m be any integer
सेटिस्फाइंग, इस केस में वो ये कोई भी इंटीजर है लेकिन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन कौन सी, 4 डिवाइड्स m-1। ये एक ऐसा इंटीजर होगा जिसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो 4 उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। देन मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ सिमिलर वे में जैसे मैंने ऊपर डिफाइन किया, लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ, ठीक है। z ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये भी बेसिकली इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, a प्लस b, और जहाँ पे स्क्वायर रूट m है वहाँ पर हमारे पास ही आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। such that a b in z, और ये जो सेट बनेगा इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये सेट भी एक इंटीग्रल डोमेन है। हाँ जी, ये मैंने 6 एग्जांपल्स लिखे हैं इंटीग्रल डोमेन की, अगर इनमें से कोई बात पूछना तो पूछें जल्दी से। सर जैसे हम z ऑफ x लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसका मतलब होता है पॉलिनोमियल्स इन x है, तो कोएफिशिएंट जो है z में से। इस तरह हम z इनटू स्क्वायर रूट m लिख रहे हैं, तो ये क्या चीज बनेंगे, इंटीजर बनेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स बनेंगे? ये मैंने फॉर्म लिख तो दी है, आगे जरा देखें तो सही। तो ये किस फॉर्म के नंबर्स बनेंगे, जैसे सर कोई कॉम्प्लेक्स एक नंबर, नंबर, जैसे कॉम्प्लेक्स कोई नंबर एक में नंबर लिखते लिख हैं। दें। जी सर। चले फॉर एग्जांपल 5 के कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल नंबर 5 जो है, अगर जी इसकी सर। मैं एग्जांपल लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए जो m है वो 2 है, और 2 स्क्वायर फ्री होता है, ठीक है। जी सर। और उसके साथ देखें जो 2 है वो भी इंटीजर है, प्लस 3 जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट बनेगा z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। जी सर क्लियर है। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछें। ये इंटीग्रल डोमेन्स मैंने लिखी हैं जो हो सकता है कि हम इनको आगे यूज करें बार बार, ठीक है। तो इनको जरा जहन में रखिएगा, और जब मैं नेक्स्ट पूछूं या लिखूं इसके बाद